नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ अमरीन हुसैन। कोरोना, प्रवासी और बाढ़, तीन तरफा मार क्यों झेल रहा बिहार? जी हां, अगर सवाल उठाया जाए तो बहुत सी दलीलें ऐसी आ जाएंगी जो ये नजराना पेश करेंगी कि अकेले बिहार नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है। लेकिन अगर हम विस्तार से देखें तो बिहार का परिदृश्य और समस्याएं कुछ अलग हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ताजी समस्या कोरोना की। बिहार में इस वक्त कोरोना लाखों के आंकड़ों को पार कर चुका है। जिस तेजी से वायरस फैल रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में ये कितनी बड़ी तादाद को संक्रमित कर देगा। कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर तक भारत की 50% आबादी कोरोना की चपेट में होगी। इससे स्वतः ज्ञात हो सकता है कि बिहार का क्या हाल होगा। जब कोई देश या पूरी दुनिया इस तरह के हालात से गुजरती है तो सवाल उठते हैं। कभी कभी सरकारें दौर से उबरने के बाद सबक लेती हैं, इसलिए इस स्थिति में कुछ सवाल उठाना तो लाजिम है। देश में कोरोना के दाखिले के बाद बिहार सरकार ने क्या किया? कोरोना से पहली मौत के बाद सरकार ने इसे कितनी गंभीरता से लिया? कोरोना जांच पर सवाल क्यों उठते रहे? बिहार सरकार ने अस्पतालों में क्या व्यवस्था की? कितनी तेजी से क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड का निर्माण करवाया? अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों की सुविधा के लिए क्या कदम उठाए गए? प्रतिदिन राज्य भर में कितने सैंपल लिए गए? लोगों में जागरूकता कितने प्रभावी तरीके से फैलाई गई? महामारी से लोगों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए? अंत में सबसे अहम कि ऐन मौके पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव बदल दिए गए, जिससे नया सेनापति आने से परेशानी और भी बढ़ी। वो मामला शायद आप में से कईयों को याद हो, जब बिहार के मुंगेर में दुबई से लौटे एक शख्स की आंत के इन्फेक्शन से मौत हो गई थी। दरअसल वो कोरोना पॉजिटिव था। 21 मार्च को ये कोरोना से भारत में होने वाली छठी मौत थी, लेकिन इसका पता लगाने में काफी देर हो गई। जब वुहान से निकली चीखें भारत तक खतरे का संदेश पहुंचा रही थीं और फरवरी में पहला कोरोना का केस भारत में दाखिल भी हो चुका था, तब बिहार के स्वास्थ्य तंत्र में गंभीरता की कमी थी और डॉक्टर पीपीई किट की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे यहाँ एम्स का क्या हाल है आप लोग को पता ही है। वहाँ पे ऐसे भी अभी पेशेंट्स के पास ऐसा पेशेंट लोग केस सुना रहा है कि उन लोग को कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट या फिर कोई भी वैसा सुविधा नहीं मिल पा रहा है। सो हाँ, इशू तो है, अभी भी बिहार में इशू है कि जो फैसिलिटीज़ है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हॉस्पिटलाइजेशन का, उसको हम लोग एक्सपेंड करें ताकि जो बिहारवासी लोग हैं उन लोगों को इसकी पूरी सुविधा मिल सके। इससे कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं, बहुत सारे मौतें भी हुई हैं। हमें लगता है कि अगर थोड़ा सा जागरूकता और रहता और फैसिलिटीज़ रहते तो ये सारे प्रॉब्लम सामने में नहीं आते। जितनी मौतें हुई थी उससे कम हो सकता था। तो अगर नीतीश सरकार ने पहले ही तत्परता दिखाई होती तो शायद इस हालात को खत्म तो नहीं मगर थामा जरूर जा सकता था। हालांकि इन सब के बावजूद अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या अन्य समतुल्य राज्यों की अपेक्षा कमतर है और रिकवरी रेट बेहतर। अब चलते हैं प्रवासियों की तरफ। ऐसा नहीं है कि राज्य में काम का संकट केवल लॉकडाउन और प्रवासियों के आने के बाद से शुरू हुआ है। ये पहले से है। इनकी खबरें खूब छपी, जिसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए कहा कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और 15 दिनों के अंदर सभी को उनके घर भेजा जाए। उनका डेटा इकट्ठा किया जाए जो गांव और ब्लॉक स्तर पर हो। साथ ही उनके स्किल की मैपिंग की जाए और उन्हें रोजगार दिया जाए। बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 21 लाख से अधिक लोगों को नई दिल्ली के बिहार भवन स्थित कंट्रोल रूम से मदद की गई। लगभग 22 लाख लोग श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आए। इनमें अन्य साधनों को जोड़ दें तो लगभग 70 लाख प्रवासी लौटे और लौटने का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है, जिनका आंकड़ा खुद सरकार के पास भी नहीं है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, जो 46.6% है। इतनी अधिक बेरोजगारी दर का अर्थ है कि बिहार का लगभग हर दूसरा युवा बेरोजगार है। बयान में तेजस्वी ने कहा कि 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा में बेरोजगारी दर इससे भी अधिक है। इतनी नौकरियां जो है आपने बिहार के लोगों को देने का काम किया, किसका विकास हुआ? क्यों आज बिहार में बेरोजगारी दर जो है 46.6 हो गई है, सबसे ज़्यादा? आप जो है मजदूरों को अपमानित करने का काम किया आपकी सरकार ने ट्रेन तक जो है मुहैया नहीं कराया। विपक्ष ने हल्ला बोला तब जाकर के आपको नींद खुलता, उसमें भी आपने मजदूरों से पैसा वसूलने का काम किया। लोग जो है पैदल कितने हजार किलोमीटर चल चल करके आए, भूखे रहे, मरने के कगार पे रहे। कई लोग जो है एक्सीडेंट में मर गए, कई लोग रेल एक्सीडेंट में मर गए, रोड एक्सीडेंट में मर गए, लेकिन आपने अब तक नहीं पूछा।
श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि स्किल सर्वे कर 5 लाख से ज्यादा लोगों को काम मिल भी चुका है। 50 लाख श्रमिकों को रोजगार देने की कार्य योजना है। इनमें से 30 लाख प्रवासियों के लिए विशेष प्लान है। मनरेगा, जल जीवन हरियाली और कृषि आधारित काम दिया जा रहा है। घनी आबादी का राज्य है। बिहार के अंदर जो भी हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उसमें बहुत सारे स्किल्ड मजदूर भी हैं और बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो परंपरागत व्यवस्था से जुड़े हुए रहे हैं। काम की कमी नहीं है। लेकिन अगर हम मनरेगा पर गौर करें तो दयनीय स्थिति उजागर होगी। पहले वित्तीय वर्ष में बिहार के केवल 20,000 मजदूरों को ही 100 दिन का काम मिल पाया। इस बार केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा का बजट कहने के लिए 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया, जो कि पहले 61,500 करोड़ रुपए था। कुल 1,01,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अगर इस राशि को प्रतिदिन की मजदूरी की दर, जो कि 202 रुपए है, से बांट दें तो केंद्र सरकार के बजट के हिसाब से 502 करोड़ दिन काम होगा। मनरेगा के आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि भारत में मजदूरों की कुल संख्या 48 करोड़ है। इसमें 10% ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और 10% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नियमित वेतन पर काम करने वाले हैं। बाकी बचे 38 करोड़ में 8% लोग स्वरोजगार के क्षेत्र में हैं। आदर्श रूप में देखें तो मनरेगा जैसी योजना अंतिम में बच गए 30 करोड़ मजदूरों के लिए ही बनी है और इन 30 करोड़ मजदूरों के लिए सरकार ने 502 करोड़ दिन काम करने के लिए पैसा आवंटित किया है, यानी एक मजदूर के लिए लगभग 17 दिनों का काम। ये सोचने वाली बात है कि 202 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 17 दिन काम करके किसी मजदूर का गुजारा हो सकता है। मनरेगा के आंकड़े से ही स्पष्ट हो जाता है कि मजदूरों के लिए काम का संकट कितना अधिक है। वहीं सरकारी नौकरियों का हाल तो और भी बदतर है। बीपीएससी, सीएसपीसी, स्टेट हेल्थ सोसाइटी, रेलवे, टीचर, पीएससी ऐसी ना जाने कितने ही विभाग हैं जहां वैकेंसी तो है मगर भर्ती नहीं। प्रवासी मजदूर लौट के आया, उसको 100% सरकार विफल रहा, कहीं कोई रोजगार नहीं मिला। जो लोग आया है फिर भूखमरी, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सुखाड़ है, लॉकडाउन के चलते काम नहीं मिल रहा है, फिर लौट के अपना अपना जगह पर लोग जा रहे हैं। अब रुख करते हैं बाढ़ की तरफ। बिहार बाढ़ की विभीषिका आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से झेल रहा है। अब ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, मानव रचित आफत बन चुकी है। इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, इस पर सवाल उठाना भी लाजिम है। वैसे तो बिहार में बाढ़ के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण बिहार की भौगोलिक परिस्थिति को माना जाता है। बिहार के उत्तर में नेपाल का पहाड़ी क्षेत्र है, जहां वर्षा होने पर पानी नारायणी, बागमती और कोसी जैसी नदियों में जाता है। ये नदियां बिहार से होकर गुजरती हैं। नेपाल की बाढ़ भारत में भी बाढ़ का कारण बनती है, लेकिन सरकारी स्तर पर इसे कैसे टाला जा सकता है, ये मायने रखता है। कारण तो है जो यहाँ पर नदियों में जो बांध बनाया गया है, बहुत सारी नदियों को के दिशाएं मोड़ दी गई हैं। नेपाल के द्वारा पानी छोड़ा जाता है। नेपाल से हमारा कोई संधि नहीं है। फंड जारी होते हैं, आपको पुलिया बनती है और लोगों की मदद के लिए राशन बांटा जाता है, लेकिन जब फिर बाढ़ ख़त्म तो फिर वो मामला ख़त्म हो जाता है। तो गंभीरता से सरकार इस पर और ध्यान ही नहीं दे रही है, ना सोच रही है। इस मामले में सरकार सफल है या विफल है? तभी तो ये आपको हर साल ये देखने को मिल रहा है। इस बार की बाढ़ में 24 लोगों की मौत की खबर सामने आई। 16 जिले के 75,02,621 लोग प्रभावित हुए। आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 62,000 से ज्यादा लोगों के प्रभावित क्षेत्रों में पानी घुस गया, जिससे पीड़ितों की संख्या 75 लाख से अधिक हो गई। सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण बाढ़ से प्रभावित हुए। इसके अलावा पश्चिम चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सीवान, मधुबनी, मधेपुरा और सहरसा जिले भी बाढ़ से प्रभावित हुए। इन जिलों के 125 प्रखंडों की 1232 पंचायतों में 75 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। बाढ़ के कारण विस्थापित हुए लोगों को भोजन कराने के लिए 1267 सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई। दरभंगा जिले में सबसे अधिक 15 प्रखंडों की 220 पंचायतों में 20 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। बिहार के बाढ़ प्रभावित इन जिलों में बचाव और राहत कार्य चलाए जाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 33 टीमों की तैनाती की गई। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक 66 जानवर भी बाढ़ की भेंट चढ़ गए। जानकारी के मुताबिक 12,479 लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है।
इन सभी मामलों पर आम से लेकर बुद्धिजीवियों तक का मानना है कि सरकार का ढुलमुल रवैया भी इन त्रासदियों के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी भारत।